नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। विसल ब्लोअर व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से प्रोत्साहन दे कारोबार जगत। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आह्वान। का निवेश से जुड़े फैसले लेते समय पर्यावरण संरक्षण को दी जाए सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। कहा, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन सुविधाओं का किया जा रहा है विस्तार। 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक नए मेट्रो नेटवर्क पर काम जारी। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का अभियान जारी। तीसरे दिन 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,48,000 से अधिक लोगों को लगाया गया टीका। अब तक 3,81,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। और राजधानी दिल्ली और राजस्थान में 10 महीने बाद खुले स्कूल। कोविड-19 से बचाव की सावधानियों के साथ क्लास में पहुंचे 10वीं और 12वीं के छात्र। बाकी छात्रों के लिए जारी रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना संकट को देखते हुए संसद के बजट सत्र में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत बैठक व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पिछले मॉनसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पालियों में होगी। 29 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्य नियमावली और कार्यवाही की प्रक्रिया के नियम 2(1) के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं कि राज्यसभा के 253वें सत्र के अवधि के दौरान राज्यसभा के सदस्यों की बैठक के लिए उच्च सदन के अलावा लोकसभा का चेंबर, लॉबी और गैलरी भी शामिल होंगी। शिक्षा, महिलाओं, युवाओं, बच्चों और खेल संबंधी संसदीय समिति ने 2020-21 में विचार और विस्तृत परीक्षण के लिए विषयों का चयन किया है। समिति ने जिन विषयों का चयन किया है उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नए मानक, कौशल विकास और अनुभव आधारित शिक्षण, ललित कला को बढ़ावा देने और कला शिक्षा के प्रदर्शन में सुधार, सामाजिक कार्य शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा में परीक्षा सुधार, स्कूल पाठ्यपुस्तकों की सामग्री और डिजाइन में सुधार, स्कूलों में लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई, छात्रवृत्ति योजनाओं, छात्रावास सुविधाओं और अन्य की समीक्षा, SC/ST छात्रों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की समीक्षा, शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण, कस्तूरबा गांधी में कौशल विकास शामिल है। समिति महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित विषयों की जांच भी करेगी। कॉर्पोरेट जगत के सभी मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि शेयरधारकों समेत कंपनियों से जुड़े सभी पक्षों का भरोसा बढ़े। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि निवेश संबंधी कोई भी फैसला करते समय पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ICSI के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कॉरपोरेट जगत की कंपनियों को सुझाव दिया कि वो अपने संगठन में अवैध और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों के बारे में आगाह करने वाले विसल ब्लोअर को सुनियोजित तरीके से बढ़ावा दें, साथ ही ऐसे लोगों को पर्याप्त सुरक्षा भी मुहैया कराएं। I would like to suggest all corporates to consciously encourage whistleblowing mechanism and provide adequate safeguards for the protection of the whistleblowers. This is also equally important. It should be noted that insolvency and bankruptcy code have opened up a new era in economic reforms. आने वाले कुछ दिनों में देश की अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद जताते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय कॉरपोरेट जगत से अपील की कि वे देश को और मजबूत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। We must have accountability
And we must have responsibility and accountability. They must go together. If you ensure it by your guidance, by your hand-holding, by adherence to the rules of the land, you will be able to have a fair, good name and also can do good business. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के कॉरपोरेट सेक्टर में विधि सम्मत दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की अहम भूमिका रही है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए ICSI के योगदान की भी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज राष्ट्रमंडल देशों के स्थायी समिति के देशों के संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की संसद को दूसरे देशों से जुड़े आंतरिक मुद्दों को अपनी संसद में उठाए जाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना काल में संसद का चलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद को पेपरलेस किए जाने की तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई देशों ने ये इच्छा जाहिर की है कि अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले राष्ट्रमंडल देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों और अध्यक्षों के सम्मेलन को प्रत्यक्ष तौर पर करवाया जाना चाहिए। पेपरलेस संसद बनाने की दिशा के अंदर कदम उठाया और उसके साथ अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेही संसद को बनाने के लिए भी हमारी कार्य की भूमिका के बारे में चर्चा की गई। ये सम्मेलन वर्चुअल था, जिसके कारण हमारे आपस में चर्चा हुई और ये हमने निर्णय किया कि अब आने वाले समय में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संसद सम्मेलन है वह फिजिकल होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। संसद सदस्यों को नई जानकारियों से रूबरू कराने के लिए लोकसभा सचिवालय ने नई पहल की है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोग सांसदों से अपने अनुभवों को साझा करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, बायोगैस समेत अन्य क्षेत्रों की जानकारियां सामाजिक कार्यकर्ता साझा करेंगे। कार्यक्रम के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही मुहिम को संसद सदस्य को जानकारी होगी, जिससे वो उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अमल कर सकें। 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए जनप्रतिनिधियों को बेहतर अनुभव होगा, जिसका इस्तेमाल देश को आगे बढ़ाने में वो कर सकेंगे। माननीय संसद सदस्य और पद्म अवार्ड आपस में अनुभवों को साझा करेंगे और उनके विचारों को हम सब आत्मसात करेंगे और किस तरीके से सामाजिक जीवन में बदलाव ला सकते हैं, मानवीय जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं, समाज के विज्ञान, तकनीकी, कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाकर देश को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर समन्वित परिवहन प्रणाली दृष्टिकोण से अमल कर रही है। इसमें जनता के भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। उन्होंने आज अहमदाबाद मेट्रो रेल की दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के जरिए गुजरात की विकास यात्रा निश्चित रूप से तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इन दो शहरों को आत्मनिर्भर भारत का शक्ति केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं से इन क्षेत्रों का और विकास होगा। देश के 2 बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मेट्रो परियोजनाओं पर समन्वित परिवहन प्रणाली दृष्टिकोण से अमल कर रही है। इन्हें जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं। यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें।
एक दूसरे को पूरक बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ा ही नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ा ही नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में है। आज दुनिया के सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम भारत में चल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर एश्योरेंस प्रोग्राम भी भारत में चल रहा है। 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का विराट काम भी भारत में ही हो रहा है। और परसों ही कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में ही शुरू हुआ है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन शहरों में मेट्रो परियोजनाओं से पर्यावरण में सुधार होगा। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का दूसरा चरण करीब 28 किलोमीटर लंबा होगा और इसके 2 गलियारे होंगे। सूरत मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत 2 गलियारों वाले कुल 40 किलोमीटर से अधिक मेट्रो रेल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में 12,020 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल वार्ता होगी। इस बीच कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार खुले मन से किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अगली वार्ता में सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद जताई है। सरकार ने 10वें दौर की बातचीत से पहले किसान यूनियनों को तीनों कृषि कानून से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने का एक प्रस्ताव भेजा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि सरकार ने मंडियों और व्यापारियों के पंजीकरण से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने पर अपनी सहमति जताते हुए किसान संगठनों को नया प्रस्ताव भेजा है ताकि 10वें दौर की बातचीत में उन पर विचार विमर्श हो सके। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ आज संवाद किया। शिक्षा मंत्री ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों से सीबीएसई के नए पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि महामारी के दौरान सभी ने तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना सीखा है। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय विद्यालयों को दोबारा खोले जाने के बारे में भी चर्चा की। मुझे भरोसा है कि हम इस जो संकट का समय जो अभी गया नहीं है, कम हो रहा है, तेजी से कम होगा। इस संकट के समय में निश्चित हम रास्ता निकालेंगे और हम अपनी पढ़ाई भी पूरा करेंगे। अपनी गतिविधियों का थोड़ा सा वो बदल जाता है। जिस फोन को हम केवल अपने मित्र से बात करने के लिए प्रयोग करते थे, अब वो पढ़ाई के लिए प्रयोग आ रहा है। कितना बदलाव हो गया। इधर कई राज्यों में स्कूलों के दोबारा खुलने का सिलसिला भी चल रहा है। राजधानी दिल्ली और राजस्थान में आज करीब 10 महीने बाद स्कूल खुले। दिल्ली में जहां बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू की गई है, वहीं राजस्थान में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई शुरू की गई। साथ ही कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोले गए हैं। देश में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी दिल्ली में आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी इस मौके पर मौजूद रहे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि लोगों के सहयोग से सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों और दुर्घटनाओं को 50% से कम किया जा सकता है। टारगेट रोड बनाने के टारगेट एक बार पूरा नहीं हुआ तो चलेगा, पर लोगों की जान बचाने का टारगेट जो है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। और मैं आपसे आह्वान करूंगा कि मुझे 2025 भी ठीक नहीं लगता। आप सब लोग अगर जागेंगे और जनता को जगाएंगे और सब स्टेक होल्डर्स अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम लाखों लोगों की जान बचाने में सफल होंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा के संबंध में जितनी अधिक से अधिक जागरूकता फैलेगी वो देश और समाज के लिए उतनी ही कल्याणकारी होगी। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के कारण 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें गई, जबकि आज भी रोड एक्सीडेंट्स में उससे ज्यादा लोगों की जान जा रही है। मैं कोविड पैंडेमिक के बारे में सोच रहा था कि लगभग 9-10 महीने में, 11 महीने में अधिकतम लोगों की 1.5 लाख से कुछ अधिक जानी गई हैं, लेकिन आज भी रोड एक्सीडेंट के कारण उससे ज्यादा लोगों की जाने जा रही हैं। यह कोई सामान्य चुनौती हमारे लिए नहीं है और यह बड़ी चुनौती है, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं यहां पर हमारे नितिन जी गडकरी जैसे मंत्री का नेतृत्व है, इसमें हमको कामयाबी मिलकर रहेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आज ऑल इंडिया सूफी सजदानशीन काउंसिल से जुड़े धर्मगुरुओं ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में 20 धर्मगुरु शामिल थे। बैठक के दौरान धर्मगुरुओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ देश में कट्टरपंथी ताकतों से शांति और सौहार्द के खतरे को लेकर चर्चा की। काउंसिल के चेयरमैन सईद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने दरगाहों के विकास के लिए सरकार से कदम उठाने के लिए कहा है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और निर्वाचन आयोग की टीम चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 दिन के असम दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग के दल ने आज राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ बैठक की। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख तय करने के लिए कल राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श होगा। इसके बाद जिलाधिकारियों, सह जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक होगी। इसके पहले निर्वाचन आयोग की एक टीम ने हाल ही में डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की थी। असम में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 31 मई तक है। वहीं बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से आज पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आज नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत एनडीए के कई नेता मौजूद थे। विधान परिषद की सीटों पर चुनाव के लिए आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 21 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इन सीटों के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में आज एक बार फिर राजनीतिक हिंसा सामने आई है। कोलकाता में आयोजित बीजेपी के रोड शो के दौरान पथराव किया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में टॉलीगंज से राजबिहारी इलाके के बीच निकाली गई इस रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे। बीजेपी ने इस घटनाक्रम के लिए सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं को जिम्मेदार बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए टीएमसी इस तरह की रणनीति उसकी काम नहीं करेगी। और देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जारी है। आज देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,48,266 लोगों को टीका लगाया गया। इसके साथ ही अब तक 7,704 सेशन में 3,81,305 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। Today, in all the states, all India figure of beneficiaries who vaccinated is 1,48,266, with Andhra Pradesh 9,758, Arunachal 1,054, Assam 1,822, Bihar 8,656, Chhattisgarh 4,459। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि वैक्सीनेशन की वजह से अब तक कोई सीरियस केस सामने नहीं आया है। देश भर में 580 एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट हुई हैं। इनमें से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वैक्सीनेशन से संबंधित 2 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मुरादाबाद में फेफड़े में पस होने की वजह से मरीज की मौत हुई,
जबकि कर्नाटक के बेल्लारी में मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब तक 580 एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट हुई हैं और इनमें से 7 लोग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भर्ती हुए। दिल्ली had 3, out of those 2 have been discharged and 1 with fainting is under observation at Max Hospital, and in Uttarakhand 1 is stable and under observation at AIIMS Rishikesh. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल जून में ब्रिटेन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून तक इंग्लैंड के कॉर्नवॉल क्षेत्र में होगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में काम कर रहा है। भारत पहले से ही दुनिया के 50% से अधिक टीकों की आपूर्ति कर रहा है। महामारी के दौरान ब्रिटेन और भारत ने मिलकर एक साथ काम किया है। भारत ने जापान के साथ वहां के निर्माण उद्योग में कुशल श्रमिकों के रोजगार के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी के बीच सोमवार को समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये जापान में भारतीय कुशल श्रमिकों के रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के निधन पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक जाहिर किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान एक महान संगीत वादक थे। उन्होंने अपनी सुरीली गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के निधन से संगीत की दुनिया में एक शून्य आ गया है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का रविवार को उनके आवास पर निधन हुआ था। वो 89 वर्ष के थे। उन्होंने 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी।
खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।